फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास इन इंग्लिश बाय आर्यन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड which is used to tell something about a person or a thing। वर्ब वह है जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे लिखना, पढ़ना, रीड, राइट, स्लीप, वॉक। These things express certain actions। वर्ब का बहुत ही महत्व है। किस सेंस में? इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, क्योंकि सही वर्ब का प्रयोग अगर नहीं किया गया तो हम सही मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं ये सेंटेंस। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू सिंग ए सॉन्ग, आई एम राइटिंग ए लेटर। आप इस सेंटेंस में देखेंगे ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, कैन और स्पीक। तो यहां पर कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक मेन वर्ब है। जिस सेंटेंस में दो दो वर्ब हो उसमें पहला हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। यू सिंग अ सॉन्ग, आप इसमें देखेंगे इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, तो यहां सिंग क्या है? ये मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है। तो वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। जब केवल सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि इज जो है, इज यहां वैसे तो इज एक यूनिटी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये यहां मेन वर्ब का काम करता है। तो एक यूनिटी वर्ब एज पर नीड ऑफ द सेंटेंस मेन वर्ब भी हो जाता है और एक्जुलरी वर्ब भी हो जाता है। अब आप यहां देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहां पर इम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। एच भी हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब के लिए। और राइटिंग क्या है? राइटिंग है मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो आइए देखें इसके आधार पर वर्ब कितने होते हैं, टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब्स में हम देखते हैं वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं मेन वर्ब की सहायता करती हैं। और ये दूसरा हो गया मेन वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा राम इज राइटिंग अ लेटर, तो यहां इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग हो गया मेन वर्ब। अब आप देखें यू आर राइटिंग ए लेटर, यहां आर भी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। मेन वर्ब वैसे ही है, राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखिए ही कैन रीड अ बुक, ही कैन रीड अ बुक, और जब हमने सब्जेक्ट आई रखा तब भी हमने लिखा कैन। तो हेल्पिंग वर्ब इन चारों वाक्यों में अगर आप देखें तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब्स वो कौन से वर्ब हैं? कैन। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते। तो इस आधार पर भी हम फिर हेल्पिंग वर्ब को एक बार फिर क्लासिफाई करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो एक आपने ये देखा जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं, और एक जो है वो चेंज नहीं होते हैं। कैन यहां भी है, ही के साथ भी कैन और आई के साथ भी कैन। तो इस आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब को फिर क्लासिफाई करते हैं।
सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सब्जेक्ट और के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। तो इस आधार पर हेल्पिंग वर्ब्स को दो पार्ट में बांटा गया, मॉडल्स और प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स। और मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आउट टू। ये वर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी जगह अगर कैन का हम प्रयोग करते हैं तो सभी जगह कैन का ही करेंगे, कुड का करते हैं तो कुड का ही करेंगे। लेकिन प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स जो हैं, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स जैसे हमने लिखा इज, आर, एम, वाज, वर, इनको हम जनरल एक टर्म देते हैं बी। बी के फॉर्म में है, टू बी, टू बी के फॉर्म में ये आते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। जैसा आपका मालूम है कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, शी के साथ वर्ज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी हम इज, एम का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर और वर का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव में भी वैसे ही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो भी हैव का प्रयोग। तो उस तरह से, और ये डू भी है, ये भी डू और डज के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है एज पर नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स को दो भाग में बांटा गया। मॉडल्स वह है जो कभी चेंज नहीं होता है नंबर और पर्सन के अनुसार, इसका कोई V1, V2, V3 फॉर्म नहीं होता है, इसमें एस या यस नहीं लगता है। V1, V2, V3 फॉर्म जो मेन वर्ब का होता है वैसा इसमें नहीं होता है। मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब। मॉडल्स को हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे, एक होता है मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब। मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब, इनका नाम इसलिए दिया गया है कि ये एक्सक्लूसिव वर्ब का भी काम करते हैं, और मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब्स इनका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव वर्ब्स यानी एक्सक्लूसिव वर्ब्स मींस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम मार्जिनल एक्सक्लूसिव वर्ब्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, ध्यान देने की बात है। डेयर, नीड और यूज्ड टू। डेयर मीन्स क्या होता है? डेयर मतलब साहस करना, नीड मीन्स आवश्यकता होना, और यूज्ड टू का प्रयोग वहां किया जाता है जब कोई काम आदमी पहले से करते आ रहा हो, उस सेंस में, जैसे वह जाया करता था, पढ़ा करता था, मैं जाया करता था, इस सेंस में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जैसे आई डेयर नॉट क्वारेल विथ यू, यहां पर क्या है, ये मॉडल का काम करता है। यहां पर ये मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, यानी यहां पर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, यहां पर ये मॉडल्स का प्रयोग हो गया। और आई डेयर टू रन अ रेस, यहां ये हो गया, यहां ये मेन वर्ब का काम किया। तो मैंने आपको बताया था
कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स वो है जो नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है। तो आई डेयर नॉट क्वारेल विथ यू, और अगर हमें यहां सब्जेक्ट को चेंज करना है, अगर हमें ही लिखना है तब भी हम वही लिखेंगे, ही डेयर नॉट टॉक विथ मी, ही डेयर नॉट टॉक विथ मी। उसमें मुझसे बात करने की का साहस नहीं है। तो आपने ये देखा, आई के साथ भी डेयर नॉट और ही के साथ भी डेयर नॉट। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल्स के रूप में यूज होता है। आप जानते ही हैं कि मॉडल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉडल एक्जुलेटिव वर्ब और एक प्राइमरी एक्जुलेटिव वर्ब। तो ये हो गया यहां पर मॉडल्स, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। ये यहां हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मॉडल्स के रूप में काम करता है। और अगर हम लिखते हैं आई डेयर टू रन अ रेस, तो यहां ये मेन वर्ब का काम करता है। कैसे कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इसका फॉर्म चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट ही आ जाता तो क्या हम लिखते यहां, ही डेयर्स टू रन अ रेस, ही डेयर्स टू रन अ रेस। तो किसी किसी एग्जाम में सेंटेंस देकर यह पूछता है कि यहां डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा हुआ है कि मेन वर्ब के जैसा हुआ है। तो आपको यह देखना है कि जहां पर ये चेंज होता है, जैसे पॉजिटिव सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहां ये तो मेन वर्ब का काम करता है, और निगेटिव सेंटेंस हो तो ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का काम करता है, मॉडल्स का काम करता है। उसी तरह नीड भी है, आई नीड यू। जहां ये क्या हो गया, यहां ये मेन वर्ब का काम किया, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही रहता तो क्या हो जाता, ही नीड्स यू, ही नीड्स यू, ही नीड्स यू। लेकिन अगर वही निगेटिव सेंटेंस होता तो आप क्या लिखते, जैसे हमको ये लिखना था, यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम। और अगर सब्जेक्ट ही हो जाता तो भी ही नीड नॉट कम, ही नीड नॉट कम, ही नीड नॉट कम। तो यहां ये मॉडल्स का काम कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि नीड और डेयर जब निगेटिव सेंटेंस में रहती हैं तो मॉडल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज किए जाते हैं, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। अब तीसरा मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब क्या है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग कहां किया जाता है, जैसे इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। इसको मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग एक्जुलेटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। आई एम यूज्ड टू का यहाँ क्या मतलब है, ए कस्टम्ड। आई एम यूज्ड टू राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठने का आदी हूं, अभ्यस्त हूं, मुझे सुबह में उठने की आदत है। तो यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, जिसका मतलब है एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, जिसका मतलब है क्या है, ए कस्टम्ड, ACCUS, कस्टम्ड, ये कस्टम्ड। और आपने ये देखा, यू यूज्ड टू कम टू मी, आप मेरे पास आया करते थे, यू यूज्ड टू कम टू मी। तो यूज्ड के बाद यहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू कम टू मी। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब्स तीन तरह के होते हैं। मार्जिनल एक्जुलेटिव वर्ब्स में तीन वर्ड आते हैं, डेयर, नीड और यूज्ड। डेयर का प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना है, जब मॉडल्स के जैसा इसका हम यूज करते हैं, यानी कि जब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसमें ACIS नहीं लगाते हैं। ही डेयर नॉट टॉक विथ मी और यू डेयर नॉट टॉक विथ मी, दोनों जगह एक ही जैसा होता है, क्योंकि यहां पर ये मॉडल्स के रूप में यूज किया जाता है।
अब हम देखते हैं यूज ऑफ मॉडल्स। हमने आपको बताया था मॉडल्स कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड आउट। ये सारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको देखना है। कैन का सबसे पहले हम देखते हैं कैन। कैन कैन का हम प्रयोग किस सेंटेंस में करते हैं? जिस सेंटेंस में हमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी ये अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले वाले का, इन तीनों का हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जैसे आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। तो यहां कैन का प्रयोग हो गया। हमने अपनी एबिलिटी दिखाई, मैं यह काम कर सकता हूं। अब परमिशन के संदर्भ में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन अगर हम किसी को देते हैं, जैसे यू कैन गो, हमने परमिशन दिया, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तो हमने ये किसी को परमिशन दिया, यहां पर भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, यू कैन गो नाउ। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे जो हम थियरी के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे मैन कैन डू ए वर्क, मैन कैन कॉमिट ए मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है। मैन कैन कॉमिट ए मिस्टेक, मैन कैन कॉमिट ए मिस्टेक। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के सेंस में। जब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेंडली रिक्वेस्ट में जैसे आप अपने दोस्त से बाइक मांगना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर बाइक, कैन आई यूज योर, कैन आई यूज योर बाइक और कैन आई यूज योर पेन। तो इस तरह से फ्रेंडली रिक्वेस्ट में कैन का प्रयोग कहां कहां हुआ? पावर में, एबिलिटी में, कैपेसिटी में, या फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, या परमिशन देना हो, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो। अब देखते हैं कुड का प्रयोग कहां होता है। कुड कैसे डिफरेंट है? हाउ इज कुड डिफरेंट फ्रॉम कैन? कैन और कुड में क्या डिफरेंस है? तो एक तरफ आपने देखा कि कैन का प्रयोग हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में करते हैं और कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी में। जैसे अगर हमको ये कहना है कि क्लाउड्स आर होवरिंग इन द स्काई, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, हो सकता है बारिश हो। तो यहां हम इट कैन रेन नहीं लिखेंगे, इट कैन रेन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। हमको लिखना है यहां पर इट कुड रेन टुडे। क्लाउड्स आर होवरिंग इन द स्काई, इट कुड रेन टुडे। अगर हम यहां अगर कैन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह फॉर्मल रिक्वेस्ट में आपने देखा कि कैन का प्रयोग हम करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट में। कैन का प्रयोग तो हमने किया फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, यहां हमने कैन का प्रयोग किया। कैन आई यूज योर पेन? अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, ऑफिशियल सेंस हो, जब अपने बॉस से आप पूछते हैं तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड आई यूज योर मोबाइल, कुड आई यूज योर मोबाइल। आप अपने बॉस से पूछते हैं फॉर्मल तरीके से तो आप बोल सकते हैं कुड आई यूज योर लैपटॉप, कुड आई
कुड आई यूज योर मोबाइल। तो इस तरह से आपने देखा कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। कुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग जहां थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में होता है, जैसे मैन कैन कमिट अ मिस्टेक, हमने ये लिखा था मैन कैन कमिट ए मिस्टेक, ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गया। और कुड का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी में, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो यहां हमने यूज किया। उसी तरह से कुड का एक और प्रयोग ये था कि अगर पास्ट टेंस में पास्ट टेंस हो तो वहां पर भी कुड का प्रयोग होता है, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क, भी वहां पर भी हो जाता है। तो इस तरह से पास्ट टेंस में किसी चीज को पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने के लिए अगर पास्ट टेंस का संदर्भ हो तो वहां कुड का प्रयोग होगा। और कुड का प्रयोग आपने ये देख लिया कि रिमोट पॉसिबिलिटी और फॉर्मल रिक्वेस्ट में कैसे किया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट टेंस का ही क्यों न हो, उसमें हम भी कुड का प्रयोग करते हैं अगर ये रिमोट पॉसिबिलिटी या फॉर्मल रिक्वेस्ट हो तो। नेक्स्ट, मे और माइट का प्रयोग। मे और माइट भी मॉडल्स हैं, मे और माइट भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है आप ये देखें। मे का प्रयोग सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी में करते हैं, जैसे ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे पॉसिबिलिटी में, अनसर्टेनिटी में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस में इच्छा व्यक्त की जाती है, मानव हृदय की इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मे का प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। कैसे? जैसे ही may succeed in his effort. He may succeed in his effort. He may succeed in his effort. कैसे लिखते हैं? He may succeed in his effort, in his struggle or effort. उसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस में अनसर्टेनिटी भी वैसे ही है, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों का प्रयोग एक ही तरह किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हुए। तो इसमें हम अपने दिल की इच्छाओं को प्रकट करते हैं, उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, माइट क्या बताता है? मे और माइट अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो, जैसे मैंने यहां लिखा था ही मे सक्सीड इन हिज एफर्ट, यहां हमें विश्वास है, कुछ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सर्टेनिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा हो। जब हमने देखा है कि वो इफ ही हैड मेड हिज एफर्ट सिंसियरली, अगर उसने सिंसियर एफर्ट किया है तो पास हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम तो मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी अगर कम हो तो हम यूज क्या करते हैं? माइट का। अगर हम कहते हैं इसी पहले वाले सेंटेंस में ही अगर हम ये लिखें कि ही माइट pass the examination, he might pass the examination, इसका मतलब ये है कि हमें पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये अब आपके संदर्भ के ऊपर है कि आप अधिक पॉसिबिलिटी
अगर आपको समझ में हो तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी, काम के पूरा होने की पॉसिबिलिटी कम हो तो आप वहीं पर माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, जैसे हमने कहा कि देयर आर dense clouds in the sky, it must rain in an hour, it must rain. तो हम अगर मस्ट का प्रयोग करना है तो लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं कि he has labor hard, he has labored hard, he must pass the examination, he must pass the examination, he must pass the examination, he must pass the examination. तो इस तरह से आपने देखा मे और माइट का प्रयोग। मे कम पॉसिबिलिटी में और माइट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में। हमने मे के लिए यह लिखा था, ही मे पास द एग्जामिनेशन, तो यहां संभावना कम है। ही मे पास द एग्जामिनेशन, मे पास द एग्जामिनेशन। अगर हम माइट का प्रयोग करते हैं तो आपको यह समझना है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ही माइट पास द एग्जामिनेशन, तो यहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पास द एग्जामिनेशन। अब देखेंगे हम शैल विल का प्रयोग कहां करते हैं। शैल विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में, शैल विल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। कहां कहां करते हैं, कहां शैल का प्रयोग करेंगे, कहां विल का प्रयोग करेंगे, हम ये देखेंगे। शैल का प्रयोग जनरली हम फर्स्ट पर्सन में करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। यहां हम शैल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल गो। और वही अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। सेकेंड और थर्ड पर्सन हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विल राइट अ लेटर, he will write a letter। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल हेल्प हिम, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, ये सेंटेंस भी सही है। वी विल विन द गेम, वी विल विन द गेम, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम आई की जगह पर विल और वी की जगह पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, जिसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ शैल विथ आई एंड वी
Interrogative sentence use of shall with I and we is mandatory. अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां आपको यू के साथ विल का ही प्रयोग करना है। जैसे सेल यू गो आप लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा, यहां आपको विल यू गो ही लिखना पड़ेगा। अगर वही अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो यू शैल गो आप लिख सकते थे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आई और वी के साथ नॉर्मल रूप में हम शैल का प्रयोग करते हैं, यहां पर हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम विल का प्रयोग कर देते हैं तो यहां इससे क्या पता चल जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग ये हो जाता है कि जब कंपल्सन या डिटर्मिनेशन का प्रयोग किया जाए तो हम सेल की जगह पर विल और विल की जगह पर सेल का प्रयोग करते हैं। कंपल्सन हो, डिटर्मिनेशन हो या कोई थ्रेट हो, तो यहां पे सेल की जगह पर विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कोई एक थ्रेट होता है, जैसे ट्रेसपासर्स शैल नॉट क्रॉस दिस रोड। ट्रेसपासर्स यहां पर होना चाहिए था विल का प्रयोग, लेकिन यहां पर एक इस तरह का थ्रेटनिंग है तो ये लिखा जाता है कि ट्रेसपासर्स शैल नॉट क्रॉस दिस रोड। अब जैसे यू के साथ अगर आप शैल का प्रयोग करते हैं, यू के साथ जनरली विल का प्रयोग होता है। अगर कोई कंपल्सन है तो हम क्या यूज करते हैं शैल का। यू शैल हैव टू डू दिस वर्क। यू शैल हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरह की अगर जब कोई कंपल्सन हो या डिटर्मिनेशन हो, जैसे अगर हम कहते हैं कि आई विल डू दिस वर्क, मैं निश्चित रूप से इस काम को करूंगा, तो आई की जगह पर शैल, आई के साथ हम विल का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान केवल एक चीज रखना है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वहां पर आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करना है। अब देखते हैं वुड का प्रयोग कहां करते हैं। वुड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट हैबिट में। जैसे हमने आपको बताया था यूज्ड टू, उसी तरह से वुड का प्रयोग हम पास्ट हैबिट को शो करने में करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। मैं स्कूल बाइसिकल से जाया करता था। मैं स्कूल बाइसिकल से जाया करता था। तो यहां पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस में भी हम जब किसी चीज को हम प्रेफरेंस देते हैं तो वहां पर भी वुड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस में हम दो संदर्भ में करते हैं। जैसे आई वुड रेदर टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करूंगा। अब यही रेदर के साथ हम देन का भी प्रयोग करते हैं अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी हो तो। आई वुड रेदर टेक टी देन मिल्क, मैं दूध की अपेक्षा चाय ज्यादा पसंद करूंगा। तो यहां पर हो गया आई वुड रेदर, वुड के साथ रेदर का प्रयोग करेंगे। अब रेदर के साथ, वुड रेदर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। आई वुड रेदर टेक टी देन मिल्क। आई वुड रेदर रीड इंग्लिश देन हिंदी। आई वुड रेदर रीड इंग्लिश नोवेल देन हिंदी नोवेल। अच्छा, देन
वुड का प्रयोग एक जगह और करते हैं इमेजिनेशन में। जैसे आपको अगर ये कहना हो कि यदि मैं पक्षी हूं तो उड़कर आपके पास चला आऊं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं पक्षी हूं तो उड़कर आपके पास चला आऊं। तो कैसे लिखेंगे? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इमेजिनेशन के सेंस में भी। या ये कहते हैं कि यदि मैं पक्षी हूं, मुझे इच्छा है कि मैं पक्षी हूं। आई विश, मैं पक्षी हूं नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया आई वुड बी अ, आई विश आई वर अ बर्ड। यहां पर ये भी लिख सकते थे आई विश आई वुड बी ए बर्ड। आई विश आई वुड बी ए बर्ड। आई विश आई वुड बी ए बर्ड। आई विश आई वुड बी अ बर्ड। Would be a word. नेक्स्ट, शुड का प्रयोग कहां करते हैं? एडवाइस और सजेशंस में। जैसे स्टूडेंट शुड टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, स्टूडेंट्स को अपने स्टडीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो यहां पर एडवाइस के संदर्भ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? जहां पर लिस्ट का प्रयोग किया गया हो। जैसे वॉक विथ केयर लिस्ट यू शुड फॉलो, सावधानी के साथ टहलिए, सावधानी से चलिए, कहीं आप गिर न जाएं। लिस्ट का मतलब होता है निगेटिव सेंस का, ये देता है निगेटिव सेंस बताता है। वॉक विथ केयर लिस्ट यू शुड फॉलो, अगर हमको लिखना है कड़ी मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ। रीड या लेबर हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ। लिस्ट यू शुड फेल, लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो जिससे कहीं फेल ना हो जाओ। लिस्ट का प्रयोग जब करते हैं तो लिस्ट के बाद भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। वैसे कहीं कहीं हम नहीं भी करते हैं और कर भी सकते हैं, तो लिस्ट के बाद भी शुड का प्रयोग होता है। अब लास्ट वन इज आउट टू। आउट टू का हम प्रयोग कहां करते हैं? मोरल ओब्लिगेशन में। यह भी एक एडवाइस का ही सेंस है, लेकिन इसमें मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता जहां होती है वहां पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आउट टू लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। हम ये भी लिख सकते हैं वी आउट टू लव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री। मोरल ओब्लिगेशन में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने सारे हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े, हेल्पिंग वर्ब्स के पार्ट्स पढ़े और मेन वर्ब पढ़े। मेन वर्ब के संदर्भ में मैं आपको ये बता दूं, मेन वर्ब में हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब जब दो वर्ब्स होते हैं किसी सेंटेंस में तो हम एक को हेल्पिंग वर्ब करते हैं, दूसरे को मेन वर्ब करते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, फिर एक एग्जांपल देता हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या हुआ? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, और वही अगर ये होता प्रेजेंट परफेक्ट होता तो ये हो जाता आई हैव सॉन्ग ए सॉन्ग, आई हैव सॉन्ग अ सॉन्ग। तो मेरा बताने का पर्पस ये है कि मेन वर्ब के V1, V2 और V3 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के V1, V2 और V3 फॉर्म होते हैं। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट और V3 पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार इस या ईएस का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनको हम कहते हैं मेन वर्ब।
With these friends, I would like to close this video. वर्ब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया. अगर आपको लगे कि ये आपको आपके नॉलेज को इनहेंस किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. We'll see you in next video. Thank you very much.